नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। आपके साथ हाजिर हूं न्यूज तक बुलेटिन लेकर, दिन भर की तमाम जरूरी खबरों को लेकर, जहां हम आपको दिन भर की 10 इंपॉर्टेंट खबरें दिखाते हैं। आज के बुलेटिन में दिखाएंगे कि क्यों जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति को पीएम मोदी को झुककर सलाम करना पड़ रहा है भारी, सोशल मीडिया पर हो रही है जमकर ट्रोलिंग। और वहीं दिखाएंगे कि 3 राज्यों में जीत के बाद भी बीजेपी क्यों है कंफ्यूज, सीएम की रेस में आ रहे हैं नए नाम, जबकि तेलंगाना में सीएम पद की शपथ ले चुके हैं रेवंत रेड्डी। इसके अलावा दिखाएंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सोशल मीडिया पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम मोदी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में पीएम मोदी को झुककर जगदीप धनखड़ नमस्कार कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करके जगदीप धनखड़ का बहुत मजाक बनाया गया। सोशल मीडिया की इस हलचल पर संसद में रिएक्ट किया राज्यसभा के चेयरमैन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नाराज होकर कहा कि मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कि कितना झुकूं। सलाम नमस्ते का वीडियो कल का है। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर संसद भवन परिसर में कार्यक्रम में पीएम और धनखड़ पहुंचे थे। पीएम खड़े थे, तब उपराष्ट्रपति की गाड़ी आई। कार से बाहर निकलकर सामने पीएम को देखकर जगदीप धनखड़ ने झुककर नमस्कार किया तो कांग्रेस प्रवक्ता ने तंज कसते हुए लिखा, भारत के उपराष्ट्रपति इसी से नाराज हुए। जगदीप धनखड़ आज राज्यसभा में आए तो कुछ देर तक सांसदों को नमस्कार करते रहे। इसके बाद उन्होंने ट्रोल को सुनाया। ऑनरेबल मेंबर्स, मुझे आजकल ये भी देखना पड़ रहा है कितना झुकूं, किसके सामने झुकूं, फोटोग्राफर कहां से क्या ले रहा है, कौन इंस्टाग्राम पर डाल देगा, कौन ट्विटर पर डाल देगा, कौन मेरी रीढ़ की हड्डी को तय करने लगेगा। तो मैं बताना चाहता हूं, झुकना और नमस्कार करना मेरी आदत है। ये नहीं देखता सामने कौन है। आप तो बहुत सम्मानित हैं, पर कई बार बड़ी पीड़ा होती है, गिरावट की कोई सीमा होती है। तेलंगाना में बन गई कांग्रेस की सरकार। हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में रेवंत रेड्डी ने भव्य शपथ समारोह में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सामने सीएम पद की शपथ ली। 2013 में तेलंगाना राज्य यूपीए सरकार ने बनाया था, लेकिन 10 साल बाद पहली बार कांग्रेस की सरकार बन रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने केसीआर की पार्टी को हराकर पहली बार सरकार बनाई है। रेवंत रेड्डी को उनकी मेहनत और परफॉर्मेंस का इनाम मिला है। चुनाव में कांग्रेस ने 119 में से 64 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई। हिमाचल, कर्नाटक के बाद तेलंगाना ऐसा तीसरा राज्य है जहां इसी साल कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर सरकार बनाई। हालांकि कांग्रेस के हाथ से एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ निकलने से तेलंगाना की जीत का जश्न थोड़ा फीका हुआ, लेकिन उम्मीद बढ़ रही है कि कांग्रेस कम से कम दक्षिण में बढ़िया कर रही है। 3 दिसंबर को उन राज्यों के भी नतीजे आए जहां बीजेपी जीती, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार भी बन गई। कांग्रेस नेता ताना दे रहे हैं कि बीजेपी एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सीएम नहीं चुन पाई। सुबह से शाम तक नए सीएम की रेस में नाम जो है वो शामिल हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी शिवराज और वसुंधरा को सीएम नहीं बनाने के विकल्प पर मंथन कर रही है। वसुंधरा राजे दिल्ली आ गई, शिवराज दिल्ली आने से मना कर चुके हैं। चर्चा तेज है कि किसी नए चेहरे को सीएम बनाया जाएगा। तीनों राज्यों में बीजेपी ने 12 सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़वाया था। उन सारे सांसदों ने संसद सदस्यता छोड़ दी है। उनको विधायक बने रहना है, लेकिन ये तय नहीं किया कि क्या इनमें से कोई सीएम बनाया जाएगा या नहीं। बीजेपी को कोई भी फैसला ये सोचकर समझकर लेना होगा कि जहां बंपर बहुमत हासिल है और वहां पर सरकार बन रही है, उन्हीं 3 राज्यों में 6 महीने के भीतर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। नए सीएम की इमेज और काम से ही बीजेपी जीत का मोमेंटम बरकरार रख पाएगी। मुझे मोदी जी बुलाकर जनता से दूर न करें, ऐसा कहा है पीएम मोदी ने बीजेपी सांसदों से। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल यानी सांसदों की बैठक में चुनावों में जीत के लिए पीएम मोदी का सम्मान स्वागत हुआ। सांसदों ने मोदी का स्वागत किया और नारे लगाए। तब पीएम मोदी जी ने पुकारने के लिए उन्हें टोक दिया और पीएम ने सांसदों को 2 टास्क भी दे दिए। एक, सभी सांसदों को 22 दिसंबर से 25 जनवरी तक चलने वाली विकास भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेना है। दूसरा, लोकसभा चुनाव के लिए सब लोग कमर कस लें। बैठक में पीएम ने कहा कि 3 राज्यों में जीत अकेले मोदी की नहीं, ये कार्यकर्ताओं की सामूहिक जीत है। उन्होंने एक डेटा भी पेश किया कि बीजेपी का राज्यों में सरकार रिपीट होने का 58% जो रिकॉर्ड है, जबकि कांग्रेस की अगर बात कर लें तो वो रिकॉर्ड सिर्फ 18% है।
जम्मू कश्मीर ने नेहरू की गलतियों की वजह से समस्याएं झेली, अगर सही कदम उठाए होते तो पीओके हमारा होता, ऐसा कहा है गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में। जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीओके हमारा है। जो नई विधानसभा बनेगी उसमें पीओके के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक उन सभी लोगों को न्याय दिलाने के लिए लाया गया है जिनकी 70 साल तक अनदेखी की गई और जिन्हें अपमानित किया गया। करीब 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग जम्मू कश्मीर में देश भर में विस्थापित होने को मजबूर हुए। उन्हें न्याय दिलाने के लिए सरकार विधेयक लाई है। नई जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है मान्यवर, 24 सीटों को। अयोध्या के नए भव्य मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में कौन कौन बुलाए गए हैं, इसकी लिस्ट आ गई है। पीएम मोदी को 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए पहले ही आमंत्रित किया जा चुका है। रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, मोहन भागवत, योग गुरु रामदेव जैसे लोगों को यहां पर बुलाया गया है। आमंत्रित 7,000 लोगों में से लगभग 4,000 देश भर से आए धार्मिक व्यक्ति होंगे। बाकी 3,000 विभिन्न क्षेत्रों के वीवीआईपी होंगे। रामायण सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और देवी सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिखलिया को भी यहां बुलाया गया है। कार्यक्रम में आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले 50 कार सेवक परिवारों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। राम मंदिर में बहुत कुछ हाईटेक होगा। बुलाए गए लोगों की एंट्री भी हाईटेक होगी। वीवीआईपी को बारकोड पास के जरिए एंट्री मिलेगी। आमंत्रित लोगों को एक लिंक दिया जाएगा। लिंक से रजिस्ट्रेशन के बाद बारकोड जनरेट होगा जो एंट्री पास का काम करेगा। राजस्थान में चुनाव के नतीजे आते ही राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेणी की उनके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोगामेणी का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन 2 शूटरों रोहित राठौर और नितिन फौजी की पहचान होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हत्याकांड विवाद में जाते जाते अशोक गहलोत का नाम आ गया है। गोगामेणी की पत्नी शीला शेखावत ने अशोक गहलोत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शीला शेखावत ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें आरोप लगाया है कि उनके पति ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डीजीपी को 3 पत्रों के जरिए जानकारी दी थी कि उन्हें जान का खतरा है, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पर हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का भी नाम लिया है। रोहित गोदारा ने आरोप लगाया कि वैभव सारी एक्सटॉर्शन मनी का हिस्सा लिया करता था। इन आरोपों पर अशोक गहलोत और वैभव गहलोत का पक्ष आना अभी बाकी है। क्या बिहार में चली जाएगी 22,000 बीएड टीचर्स की नौकरी? पटना हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद यही सवाल खड़ा हुआ है। पटना हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारियों को अयोग्य घोषित किया है। कोर्ट का कहना है कि प्राइमरी क्लासेस यानी क्लास 1 से 5 तक के स्कूली बच्चों को केवल डीएलएड वाले ही पढ़ा सकते हैं। पटना हाईकोर्ट ने बीएड डिग्री धारियों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने लायक नहीं माना। बिहार सरकार से फैसले का पालन करने को कहा गया है। इससे वो टीचर्स प्रभावित होंगे जिनकी भर्तियां 2021 और 2022 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के जिस जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है वो 11 अगस्त 2023 को दिया गया था, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि फैसला कब से लागू होगा। केरल में दहेज की मांग से परेशान होकर एक युवा महिला डॉक्टर ने जान दे दी, ऐसा आरोप लगा है। मामला 26 साल की डॉक्टर शहाना की मौत का है। आरोप है कि प्रेमी ने शादी से इनकार कर दिया क्योंकि उसका परिवार दहेज मांग रहा था, जिसे देने में शहाना का परिवार सक्षम नहीं था। शहाना के परिवार से दहेज में BMW कार, 15 एकड़ जमीन, 150 ग्राम सोना मांगा गया था। ये तब हुआ जब शहाना और डॉक्टर रुवेस रिलेशनशिप में थे। आपसी सहमति के लिए शादी के लिए सब दोनों तैयार हुए थे। मातृभूमि की रिपोर्ट के मुताबिक शहाना के परिवार ने कहा है कि वो मांग पूरी नहीं कर सकते थे, तो उसके प्रेमी ने परिवार ने शादी को तोड़ दिया। इससे परेशान होकर शहाना ने जान दे दी। सुसाइड नोट में लिखा, हर कोई केवल पैसा चाहता है। पुलिस ने रुवेस के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और दहेज रोकथाम कानून के तहत केस दर्ज किया है। केरल सरकार ने शहाना की मौत की जांच के आदेश दे दिए हैं।
उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे की मुश्किल बढ़ने वाली है। दिशा सालियान की मौत की जो जांच है उसे शिंदे सरकार एसआईटी से अब कराने जा रही है। गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले विधानसभा सत्र में एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। अब डीआईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईटी बनाई गई है। दिशा सालियान सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर हुआ करती थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत भी संदिग्ध हालात में हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत से 5 दिन पहले जून 2020 को मुंबई के मलाड की बिल्डिंग से गिरने से दिशा सालियान की मौत हो गई थी। उनकी हत्या को आत्महत्या भी कहा गया। शिंदे बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि सुशांत की गर्लफ्रेंड या रिया चक्रवर्ती के फोन पर एयू नाम से 44 बार फोन किए गए थे। एयू किसी और का नहीं बल्कि आदित्य ठाकरे हैं और इस केस में मुंबई पुलिस ने जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। कहा था कि मौत के पीछे साजिश का कोई एंगल नहीं है, लेकिन राजनीतिक कारणों से जांच नए सिरे से शुरू हो रही है। उम्मीद है आपको आज का ये बुलेटिन पसंद आया होगा। आज के बुलेटिन के बारे में जो भी फीडबैक्स हैं या जो भी आप हमसे जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।